पोलराइजेशन पढ़ना है। 11th क्लास में जो आपने वेव पढ़ा था या वेव की इक्वेशन थी, है ना, और वेव की टाइप्स ऑफ वेव्स भी पढ़े थे आपने, कितने तरह की वेव्स होती हैं। तो कौन कौन से तरह की वेव्स पढ़ी थी वहां पर? एक तो पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव और एक थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो वेव होती है, एक्चुअल में वेव क्या करती है? एनर्जी का ट्रांसफर करती है। एनर्जी का जब वेव ट्रांसफर करेगी तो तुम्हें मैं थोड़ा मैकेनिकल वेव से समझाता हूं। मैकेनिकल वेव जो पढ़ी थी हमने, उससे अगर मैं समझाऊं तो मैकेनिकल वेव में ये पढ़ा था कि अगर एक ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही है मीडियम में, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वेव की वेलोसिटी मैंने मान ली राइट साइड में है, तो मीडियम के पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है, वो ऑसिलेशन कैसा होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है ना। वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मीडियम के पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है उसके परपेंडिकुलर होता है। ये कौन सी वेव कहलाती है? ये होती थी ट्रांसवर्स वेव। दूसरी वेव पड़ी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें ऐसा होता था कि वेव ट्रेवल कर रही है, मान लो राइट साइड में, इधर जा रही है वेव, और ये मीडियम के पार्टिकल्स मैंने बनाए। तो मीडियम के पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होता है वो वेव प्रोपगेशन के ही पैरेलल होता है। यानी वेव जा रही है यहाँ पर, तो मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन इस तरह से चल रहा है। जबकि जो दूसरी वाली वेव थी ट्रांसवर्स वेव, उसमें क्या होता था कि वेव ट्रेवल कर रही है राइट साइड में, लेकिन मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा होता था कैसा? वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस तरह से होता था। ठीक है। अब शायद आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या जो लाइट हमने पढ़ी है अभी तक, लाइट कौन सी वेव है? लाइट भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो वेक्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो तो विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकती है। मैकेनिकल वेव जो 11th क्लास में पढ़ी थी हमने, उसमें तो क्या था, उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। इसको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इसी के साथ साथ जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं बाय नेचर? ट्रांसवर्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम काफी बड़ा होता है। उस स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो हमें नजर आता है उसको हम लाइट कहते हैं। और जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें है एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ा। जब वेव ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन होता है। और वेव अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ट्रेवल कर रही है राइट साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों ही वेव की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन चल रहा है वाई एक्सिस के अलाउंग, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशन होगा उस समय जेड एक्सिस के अलाउंग, और वेव ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस के अलाउंग। यानी कि ये तीनों ही चीजें कैसी है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन सी चीजें? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ये तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। अब जरा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा वेव की इक्वेशन को। वेव की इक्वेशन क्या होती है? तो वेव कई तरह की होती हैं, कई सारी इक्वेशन से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में मैक्सिमम जगहों पर जो वेव हम पढ़ते हैं वो साइनोसॉइडल वेव है। साइनोसॉइडल वेव, जिसकी इक्वेशन आपने इस तरह से पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एक और फॉर्मेट है लिखने का, वो ये है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है
अगर इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि ये वो वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर यहाँ प्लस आ जाए यानी के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाए तो इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। मुझे लगता है शायद ये मैं हमें क्लास में थोड़ा इसके बारे में बता चुका हूं ना, वेव के बारे में। आरुष, हुनैद, तुमको ध्यान है ये क्लास में शायद मैंने तुम्हें वेव के बारे में या इक्वेशन वाईडीएससी या वेव ऑप्टिक्स से पहले मैंने बताया था, इंटरफेरेंस से पहले ना। तो मैं अब इसको और ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस तरह की जो इक्वेशंस है इसको हम दिमाग में रखेंगे कि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है हमको। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, लेकिन जो ह्यूमन आई है, हमारी आँख है, वो सेंसिटिव होती है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। तो इसलिए जब भी हम पोलराइजेशन या लाइट की बात करते हैं तो उसमें हमारा मतलब होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में हम बात कर रहे होते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। तो ये तो मैकेनिकल वेव के केस में हमने इस तरह की इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ पर अगर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो उसकी इक्वेशन को हम किस तरह से लिखेंगे? उसकी इक्वेशन को बच्चों ऐसे लिखेंगे, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जिसमें ई क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो कि टाइम और पोजीशन टी और एक्स दोनों के साथ जिसमें वेरिएशन हो रहा है। टाइम के साथ भी वेरिएशन हो रहा है और एक्स के साथ भी वेरिएशन हो रहा है। और ई नोट क्या है? ई नोट है एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो कई बार इसको ऐसा भी लिख लेते हैं, ई वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इस माइनस के एक्स से हमको ये पता चला कि ये वेव ट्रेवल तो कर रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो ऑसिलेशन है वो या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा होगा या जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने इसको ऐसा लिख लिया जे कैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑसिलेटिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस, सॉरी अलॉन्ग वाई एक्सिस, जे कैप मैंने लगाया है। एट द सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको हमने लिख दिया के कैप। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, और यहाँ पर माइनस के एक्स है। ये एक्स ये बताता है कि ये वेव ट्रेवल कर रही है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। तो ई बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर हुआ ये? इसमें किसी का कोई सवाल हो तो पूछो मुझसे जरा। हुनैद, कोई डाउट इसमें? आद्या, इतना क्लियर है? ये समझ में आ गया इतना? अच्छा अच्छा, अब इसमें एक चीज और है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं ना, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जैसे वेव चल रही है यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कभी ऐसे ऑसिलेट करेगा, कभी ऐसे ऑसिलेट करेगा। जैसे ये वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसके परपेंडिकुलर तो हजारों डायरेक्शन पॉसिबल है। ये भी परपेंडिकुलर है, ऐसे भी परपेंडिकुलर है, ऐसे कर दूं तो भी परपेंडिकुलर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रहता तो इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है वो भी होता तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ही है, लेकिन वो भी अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों अपनी डायरेक्शन लगातार बदलते रहते हैं,
लेकिन दोनों अपनी डायरेक्शन इस तरह से बदलते हैं कि ई और बी हमेशा कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, दोनों ही परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रहेंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन बदलती रहती है। जैसे ई ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो बी ऐसे कर रहा होगा ऑसिलेट, फिर ई ऐसे ऑसिलेट करने लगा तो बी ऐसे ऑसिलेट करने लगा उसके परपेंडिकुलर। समझ गए? तो ई और बी अपनी डायरेक्शन लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हर इंस्टेंट पर ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन सी चीजें? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में होते हैं तो लाइट को सिंबल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कभी ऑसिलेशन ऐसे चल रहा है, कभी ऑसिलेशन ऐसे चल रहा होगा, कभी ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है, कभी ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कभी ऑसिलेशन ऐसे चल रहा है, कभी इधर चल रहा है ऐसे, कभी ऐसा हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन हर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, यानी कि इसको कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है ये हमने हर डायरेक्शन में बनाए हुए हैं, तो क्या कहते हैं इसको हम? तो कहते हैं कि ये लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो बच्चों अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल क्या होगा? उसका सिंबल होगा, ये ऑसिलेशन हमने हर डायरेक्शन में बना दिए, ठीक है। अब हर डायरेक्शन के ऑसिलेशन को बनाने का एक तरीका और होता है। हम क्या करते हैं, हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन थे ना, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। कंपोनेंट कर लेते हैं मतलब जो मान लो कि ये वाला वेक्टर है, ऐसा ये वाला वेक्टर, इसके मैंने कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट इधर ले लिया, एक कंपोनेंट नीचे ले लिया, यानी इन सभी के हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर दिए, कहीं भी ऑसिलेशन चल रहा हो, ठीक है। इन सभी के कंपोनेंट कैसे ले लिए हमने? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले लिए ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, इन सभी कंपोनेंट को अगर मैं एक्सिस बना लूं, यहां पर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस में है, तो जो ये वाला कंपोनेंट था, जब ये यहां पे ऑसिलेट कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ऑलरेडी इसके कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में ही थे, तो वो मान लो ऐसे ही बने हुए हैं। जो ये वाला था ये ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा था, वो मैंने यहां पर ले लिया। लेकिन जो ये वाला था ये ना एक्स में था ना वाई में था, तो मैंने क्या किया, इसके कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट एक्स में ले लिया, एक वाई में ले लिया। तो इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन थे जो एक्स या वाई के पैरेलल नहीं थे, उन सभी के कंपोनेंट करके हमने रिजल्टेंट निकाल दिया उनका, और कह दिया कि ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट है। तो इसको भी हम अनपोलराइज्ड लाइट ही कहते हैं, अनपोलराइज्ड। देखो अनपोलराइज्ड का बच्चों क्या मतलब है? अनपोलराइज्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स हर प्लेन में चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं, है ना, सारे प्लेन में कंपोनेंट चल रहे हैं उसके सारे प्लेन के कंपोनेंट्स को हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, और रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट निकाल लिया, और उसको यहां बना दिया। तो इसका मतलब भी क्या है? ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है। इसमें क्लैरिटी है कि नहीं? वानी, ये समझ में आया कि नहीं? पक्का क्लियर है ना? ये दोनों चीजें एक ही हैं। इसमें हमने नीचे वाले में क्या किया है, ऊपर वाले जो भी वेक्टर थे उन सभी के कंपोनेंट कर दिए हमने हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, और रिजल्टेंट कंपोनेंट हमने यहां पर बना के लिख दिए हैं, सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिए यहां, ठीक है। तो ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसको कहते हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट। अब अगर हम बाय सम मैकेनिज्म किसी तरह से
इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट केवल एक प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है केवल एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर किसी एक प्लेन में ही रेस्ट्रिक्ट कर दें, वो हर प्लेन में ऑसिलेट करता है, लेकिन हमने क्या काम किया, हमने उसको केवल एक ही प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर एक ही प्लेन में हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर हम कहते हैं कि ये लाइट कैसी हो गई है, पोलराइज्ड लाइट हो गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे मान लो ये दो कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट ऐसा वाला था, एक इधर वाला कंपोनेंट था। मान लो ये वाला कंपोनेंट हमने कट कर दिया, केवल यही कंपोनेंट बचा, तो अगर केवल ये वाला कंपोनेंट बचा तो हम कहते हैं कि लाइट कैसी हो गई है, पोलराइज्ड हो गई है। तो पोलराइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट केवल एक प्लेन में चल रहे हैं, और अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स सारी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक, तो पोलराइज्ड लाइट कौन सी है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का कंपोनेंट केवल एक प्लेन में है। अब इससे फायदा क्या होता है, पोलराइजेशन करते क्यों है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर हमने पोलराइज कर दिया, उसका केवल एक ही कंपोनेंट बचा रह गया, एक ही प्लेन में बचा रह गया, बाकी प्लेन में नहीं बचा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट की। और कई जो महंगी गाड़ियां होती हैं, उनकी जो विंड स्क्रीन होती है कार के आगे, उसमें जो ग्लास लगा होता है ना, वो ऐसे मटेरियल का बना होता है कि वो लाइट को पोलराइज कर देता है। तो रात में जब सामने से लाइट आती है दूसरी गाड़ियों की, तो नॉर्मली तो आंखों में बहुत चकाचौंध लगती है, ग्लेयर आता है, लेकिन अगर जो विंड स्क्रीन है सामने गाड़ी के, अगर वो पोलराइज्ड मटेरियल की बनी हुई है, तो वहाँ से जो लाइट आएगी, तो रात में ड्राइवर की आंखों में जब लाइट आ रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का केवल एक कंपोनेंट आएगा, तो वो जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, ग्लेयर कम हो जाता है, जिससे कि ऐसा नहीं लगता कि आंखें बंद हो गई हैं सामने वाली लाइट से। ठीक है, ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि रात में अगर सामने से लाइट आ रही है, इवन पोलराइड मटेरियल के ग्लासेस भी बने होते हैं पहनने के लिए। कई लोग रात में ड्राइव करते समय वो वाले ग्लासेस पहनते हैं, जिससे कि सामने से जब लाइट आए तो आंखों में वो ग्लेयर ना आए, चकाचौंध ना हो। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। तो जरा फिर थोड़ा सा आप लोग बताओ जरा, आरुष, पोलराइज्ड लाइट कौन सी लाइट है? आरुष, आवाज आई नहीं। हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो केवल एक ही प्लेन में हो, है ना आरुष? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो कैसे हो, केवल एक सिंगल प्लेन में है अगर। तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे कि पोलराइड्स बनाए जाते हैं, और वो पोलराइड्स क्या करते हैं, लाइट को पोलराइज कर देते हैं। तो अगर जैसे मैंने एक पोलराइड लिया, यहाँ पर ये पोलराइड है, ऐसे रख दिया, और ये इसकी एक्सिस है, इस तरह की लाइन बनी होती है उस पर डायग्राम में। तो जो इस तरह की एक्सिस बनी है, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस पर इंसिडेंट होंगे, तो ये जो एक्सिस बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है, केवल इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है, केवल वही कंपोनेंट बाहर निकलेगा। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जा रहा है, तो देखो अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल क्या है। अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल ये भी होता है कि मैंने एक ऑसिलेशन ये बनाया और एक बीच में डॉट बना दिया। इस डॉट का मतलब है कि ये कौन सा ऑसिलेशन है, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला। और ये वाला जो ऑसिलेशन है, ये कौन सा कंपोनेंट है, जो कि प्लेन ऑफ द पेपर में है। जो प्लेन ऑफ द पेपर में है वो ये वाला कंपोनेंट है, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसको हम डॉट से दिखाते हैं। तो अब अनपोलराइज्ड लाइट अगर इस पोलराइड से दूसरी तरफ जाएगी क्रॉस करके, तो राइट साइड में क्या बचेगा, केवल एक कंपोनेंट बचेगा, ये वाला, ये कंपोनेंट बचा। जो डॉट वाला है वो कैंसिल हो गया।
ठीक है, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों क्रॉस नहीं कर पाएगा? इसका एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चों कैसा, प्रैक्टिकल लाइफ में समझाने के लिए। तुम अगर अपनी स्कूल की बुक्स में देखोगे तो शायद उनमें ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा कि मान लो कि ये एक डिस्क है, सॉलिड डिस्क है ये, और इसमें मैंने एक स्लिट बना दी ऐसी, ये एक स्लिट बना दी है, पतली सी स्लिट है, ठीक है, जैसे हाथ है तो यहां से एक ऐसी स्लिट बना दी है, और इसमें से एक रोप को हमने आर पार डाल दिया है ना, एक रोप डाल दिया यहां से यहां तक। अब इस रोप का एक एंड तो मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, दूसरा एंड हमारे हाथ में है। तो अगर इस रोप को पकड़ के मैं इस तरह से ऑसिलेट कराता हूं तो यहां पर रोप में ऐसे ऐसे लूप बन जाएंगे। तो लूप अगर इस तरह से बनेंगे तो ये लूप दूसरी तरफ क्रॉस हो जाएंगे। क्यों क्रॉस हो जाएंगे तुम ये समझ पा रहे हो कि अगर स्लिट इस तरह से हमने बनाई हुई है, ऐसी स्लिट है और रोप इसमें से पास हो रही है, अगर रोप को मैं ऐसे ऑसिलेट कराऊंगा तो वो ऑसिलेशन यहां से दूसरी तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने रोप को ऐसे पकड़ के ऑसिलेट कराने की कोशिश की तो वो ऑसिलेशन इस स्लिट में से पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर ऑसिलेशन करने के लिए रोप को जगह नहीं है। समझ में आई बात? ये मतलब ये वाला जो कंपोनेंट होगा, अगर मैं ऐसे ऑसिलेट कराऊं रोप को तो उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ ऑसिलेशन नहीं जा पाएगा, लूप नहीं जा पाएगा दूसरी तरफ। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऑसिलेट कराता हूं तो ये लूप यहां से ऑसिलेट करते हुए और दूसरी तरफ निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये जो रोप है इसका ऑसिलेशन ये दूसरी तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर ये डिस्क को मैंने 90 डिग्री से घुमा दिया सपोज, तो इस डिस्क को अगर मैं 90 डिग्री से घुमा दूं तो जो स्लिट है वो ऐसी हो जाएगी। स्लिट अगर इस तरह की हो गई और फिर रोप को मैंने ऐसे ऑसिलेट कराया तो ये इसको क्रॉस करके ऑसिलेशन दूसरी तरफ नहीं जाएगा, है ना? क्लियर है? तो ऐसी ही चीज यहां पर है कि ये वाला जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का, ये ऑसिलेशन इस एक्सिस के पैरेलल है। ये ट्रांसमिशन एक्सिस कहलाती है पोलराइड की। तो पोलराइड की ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल जो ऑसिलेशन है वो दूसरी तरफ निकल जाएगा, और जो ऑसिलेशन या जो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर टू द ट्रांसमिशन एक्सिस है वो क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जाएगा। राइट? तो ये लाइट का पोलराइजेशन हो गया। और इसी के साथ साथ एक चीज और हो जाती है कि जब ये लाइट, जब ये लाइट यहां से आ रही थी तो इसके अनपोलराइज थी, और अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी? आई नॉट। लेकिन जब ये इस पोलराइजर से या पोलराइड से दूसरी तरफ निकलेगी तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2 के बराबर। तो आरुष बेटा बताओ इसमें इंटेंसिटी आधी क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक सिर्फ आधा ही कंपोनेंट है। हाँ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स थे उसका आधा हिस्सा ही दूसरी तरफ गया है, बाकी को तो हमने इस पोलराइड की हेल्प से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं जा पाया। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है राइट साइड में? आधी हो जाती है आई नॉट बाई 2 के बराबर। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछो जरा इस पे। आद्या तुमको कोई सवाल पूछना है? दिव्यांश? दिव्यांश कोई डाउट? नहीं सर, सब क्लियर है। अंशिका? हुनैद? जल्दी बोलो भाई, कोई डाउट हो तो। सर अगर ये बोल सकते हैं कि बाहर जब लाइट जाती है तो वो अनपोलराइज से पोलराइज में जाती है। हाँ ये पोलराइज ही हो गई है ना, एक ही प्लेन में ऑसिलेशन चल रहा है। ये जो पोलराइड है, इस पोलराइड्स ने दूसरी तरफ जब लाइट आई इसके तो ये पोलराइज हो चुकी है। पोलराइजेशन होने का मतलब ये होता है कि ऑसिलेशन केवल एक प्लेन में चल रहा है, और अनपोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसमें ऑसिलेशन सारे प्लेन में चल रहा होता है। सारे प्लेन को हम रिप्रेजेंट अलग अलग हर जगह ऐसे नहीं करते हैं डायग्राम बना के। हम क्या करते हैं, ज़्यादा इजी तरीका ये होता है कि एक ऑसिलेशन हमने ये दिखा दिया और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डॉट से दिखा दिया। ठीक, तो ये अनपोलराइज्ड है, और राइट साइड में जब ये आई तो इंटेंसिटी घट के हो गई इसकी आई नॉट बाई 2, और ऑसिलेशन रह गए हैं पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्सिस ओनली।
तो चलो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे, और मैं जरा सामने से हट जाता हूं जिससे तुमको साफ साफ दिख जाए। तो इसमें जो पहला डायग्राम है बच्चों वो है अनपोलराइज्ड लाइट हेडेड टुवर्ड्स यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन ऑल डायरेक्शंस इन द प्लेन, दिस इज ए क्विक वे टू सिंबलाइज अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सा जो दूसरा वाला डायग्राम आप लोग देख रहे हो, वो दूसरा वाला डायग्राम क्या बताता है, ये वाला डायग्राम क्या बता रहा है, सारे के सारे जो ऊपर के कंपोनेंट्स थे हमने उनको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थे उन सभी को रिजॉल्व करके केवल दो कंपोनेंट में कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसके बाद बच्चों ये डेफिनेशन पढ़ लेना, द प्लेन कंटेनिंग द ई वेक्टर इज कॉल्ड प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वेव। जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। और जब एक ही प्लेन में ऑसिलेशन चल रहे होते हैं तो वो लाइट कौन सी कहलाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। ठीक, चलो अब आते हैं हम इसके आगे। ये देखो डायग्राम मैंने एक बुक से लिया हुआ है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये आ रही है इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पर, और इसमें ऑसिलेशन इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। ये क्या है, पोलराइजिंग शीट है, और इसमें जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इनका नाम क्या है, ये वर्टिकल लाइन दिख रही है मतलब ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसके पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, वही कंपोनेंट्स क्रॉस करके बाहर आ पाएंगे, है ना। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, पोलराइजिंग शीट से ये क्रॉस की और यहां पर आई, तो ऑसिलेशन कौन से बचे, केवल पैरेलल टू ट्रांसमिशन एक्सिस वाले, और इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई है, I0/2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। Intensity of unpolarized light falling on polarizer sheet is I0. Intensity of polarized light after passing through sheet is I0/2. नोट करते जाना बच्चों ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं इसमें, एक है लॉ ऑफ मेलस। मेलस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक लॉ दिया, वो लॉ पर हम अभी आते हैं। उन्होंने क्या बताया कि जब लाइट किसी पोलराइजर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है तो उसकी इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं तुमको अभी। इसका मतलब बच्चों ये है कि जैसे ये पोलराइजिंग शीट है और ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, लाइट जो आ रही है उसके ऑसिलेशन चल रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसा भी है और डॉट भी है। जब लाइट यहां पर आएगी तो कौन सा बचेगा, केवल ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का बचेगा, डॉट वाला कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पोलराइजिंग शीट है इसको मैं किसी थीटा एंगल से घुमा दूं, ऐसे मैंने थोड़ा थीटा एंगल से घुमा दिया, तो अगर मैंने इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये है डॉट वाला, ठीक है। ये है एक पोलराइजर या पोलराइजिंग शीट है, यहां पर इंटेंसिटी है बच्चों I0, ये इसकी डायरेक्शन है। तो राइट साइड में जब लाइट आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट बचा है यहां पर, और इसकी इंटेंसिटी है I0/2। ठीक, अब मान लो मैंने एक और पोलराइजर रखा यहां पर, और जो दूसरा पोलराइजर रखा उसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, अभी तुमको ना थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा 3D की सिचुएशन आएगी। इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ऐसी है, यानी कितने एंगल पर है वर्टिकल के साथ में, थीटा एंगल पर है। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ये वर्टिकल है, लेकिन इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, जो पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल में, मैंने इसको थोड़ा थीटा एंगल से टर्न कर दिया है, थीटा एंगल से घुमा दिया, तो अब यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी मुझे राइट साइड में वो होगी प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
intensity is proportional to cos square theta, where theta is the angle between electric field vector and transmission axis. या तुम ऐसा भी कह सकते हो, ये जो पहला वाला होता है ना, इसको कहते हैं कई जगह पोलराइजर, और ये दूसरा वाला कहलाता है एनालाइजर. पोलराइजर ने पोलराइज किया, और एनालाइजर से हम पता करते हैं कि भाई पोलराइजेशन हुआ है कि नहीं. तो हम उसको अगर जैसे जैसे एनालाइजर को थीटा एंगल से घुमाते जाएंगे, यहां पर बाहर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी. और अगर मैंने ऐसा रख दिया पोलराइजर को कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा है, इस तरह ऑसिलेट कर रहा है, और उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस मैंने ऐसी कर दी हॉरिजॉन्टल, ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसी कर दी, और इसका ऑसिलेशन ऐसे चल रहा है, तो ये तो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. यानी अगर थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं तो इंटेंसिटी यहां पर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है. तो ये लॉ ऑफ मैलस है कि इंटेंसिटी राइट साइड में कितनी हो जाती है, प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाती है. इसको मैं अब फिर डायग्राम से समझाता हूं तुम्हें. यही देखो, यहां से अनपोलराइज्ड लाइट एंटर करती है इस पर, पहले वाले पोलराइजर पर. इसकी इंटेंसिटी कितनी है, I1 के बराबर है. इसको क्रॉस करके जब ये दूसरी तरफ जाएगी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, I1/2. अब ये वाला जो पोलराइजर है, ये P1 और P2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा है. पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है. P1 P2 के बीच में एंगल थीटा है. तो अकॉर्डिंग टू मैलस यहां पर जो इंटेंसिटी होगी, दिस इंटेंसिटी इज I1/2 इंटू cos स्क्वायर थीटा. अगर मान लो ये इसके पैरेलल होता तो ये I1/2 इंटेंसिटी थी, ये राइट साइड में I1/2 ही मिलती. अगर ये दोनों पैरेलल होते, मतलब ऑसिलेशन भी ऐसे चल रहे होते और ट्रांसमिशन एक्सिस भी ऐसे ही होती, तो ये सीधे के सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस करके निकल जाता दूसरी तरफ. लेकिन हमने क्या किया है, ऑसिलेशन ऐसे चल रहे थे, इसको थीटा एंगल से घुमा दिया. थीटा एंगल से घुमा दिया तो अब यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी I1/2 cos स्क्वायर थीटा. समझ गए बच्चों? इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो. इसमें कोई डाउट है? हुनैद, आद्या, आरुष, थीटा किस चीज के, कौन सी दो के बीच का था? तुम ऐसे मान लो कि दो पोलराइजिंग शीट है, एक पोलराइजिंग शीट ये है, दूसरी ये है. दोनों की एक्सिस कैसी रखी हुई है, अभी पैरेलल है. मतलब जो ये वाली स्लिट है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दूसरी तरफ आ सकता है, और इस वाली से भी आ सकता है. ये दोनों कैसी रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है. दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस कैसी है, पैरेलल है. अब मैंने यहां से अनपोलराइज्ड लाइट भेजी, तो यहां से उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I1 थी. तो वो ऑसिलेट करते हुए जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां पर आएगा तो कौन सा वेक्टर बाहर निकलेगा, ये वाला बाहर निकल पाएगा. जो ऐसा वाला होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, राइट. अब दूसरा वाला जो है वो इसके पीछे था ऐसा. अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इंसिडेंट होंगे वो ऐसे वाले इंसिडेंट होंगे ना, तो वो तो पूरा का पूरा बाहर निकल ही जाएगा. मतलब स्लिट ऐसी थी दोनों की. लेकिन अगर मैंने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया ऐसे, समझ में आया, इसके और इसके दोनों के बीच में, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन जो स्लिट है वो अब वर्टिकल नहीं है, स्लिट किसी एंगल पे घूम गई है. तो अब सारी की सारी लाइट एज इट इज बाहर नहीं निकल पाएगी. लाइट का कितना हिस्सा बाहर निकलेगा, या इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी, या I1/2 cos स्क्वायर थीटा होगी. तो किस किस के बीच का एंगल हुआ ये पोलराइजर और दूसरा वाला पोलराइट कह सकते हो उसको. इन दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, थीटा है. ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, भी 0 है. दोनों पैरेलल है. अब मैंने किसी भी एक को घुमा दिया, मान लो आगे वाले को घुमा दिया ऐसे थीटा एंगल से, तो अब इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल, इसके और इसके, इन दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल कितना हो गया, थीटा के बराबर. ये वो थीटा है. क्लियर हुआ कि नहीं है? ठीक है. तो लॉ ऑफ मैलस में तुम क्या याद रखोगे, यहां से लाइट आती है, ये लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड है,
इसको क्रॉस करके लाइट जब पहुंचेगी राइट साइड में तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी I1/2। अब ये पोलराइज लाइट है। अब ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है P2 की वो इसके पैरेलल नहीं है, ये वाले कंपोनेंट के पैरेलल नहीं है, थीटा एंगल पर है। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I1/2 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये है लॉ ऑफ मेलस। अब इसमें एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइड्स P1 एंड P2 इज थीटा। ये देखो मैंने यहां पे डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश की है कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है। आरुष समझ में आया? इसमें 3 पोलराइड हैं। इसमें जो पोलराइड तुम देख रहे हो वो कितने? 3 हैं। एक है P1, एक इसमें, चलो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, देखो इसमें एक कौन सा है? P1 है, दूसरा P2 है और तीसरा P3 है। अब ये बताओ P1 और P2 की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल अगर थीटा है, तुमको इसमें एंगल दिख रहा है P1 और P3 की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल कितना है P1 में और P3 में? 90 डिग्री। यस 90 डिग्री है। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो P1 और P2 की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल 90 डिग्री है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर P1 P2 में एंगल थीटा है, P1 और P2 की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल अगर थीटा है, तो P2 और P3 की ट्रांसमिशन एक्सिस में कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यस वेरी गुड, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर P1 और P2 में एंगल थीटा है और P1 और P3 परपेंडिकुलर है, तो P2 और P3 की ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है। अब ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P1 एंड P2 आर परपेंडिकुलर। एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P1 एंड P2 इज थीटा। एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ P1 एंड P3 इज 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो अब मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा, ये चेक करने के लिए कि तुम लोगों ने कितना समझा। मान लो यहां से जो लाइट आती है, इधर से अनपोलराइज्ड लाइट आती है और उसकी इंटेंसिटी मैं मान लेता हूं I0 है। ठीक है। यहां से जो लाइट आ रही है ये अनपोलराइज्ड है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है I0। तो P1 को क्रॉस करने के बाद जो लाइट यहां मिलेगी इसकी इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? बोलो, यहां इंटेंसिटी कितनी होगी? यस वेरी गुड, I0/2। अब P2 को क्रॉस करने के बाद जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी होगी? I0/2 cos square theta। वेरी गुड, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। आरुष क्लियर हो गया ये? यस सर। तो आरुष ये बताओ P3 को क्रॉस करके जो इंटेंसिटी मिलेगी उस वो कितनी होगी? I0/2 cos square 90 माइनस थीटा। I0/2 cos स्क्वायर थीटा तो था ही, इनटू और क्या आएगा? cos स्क्वायर 90 हाँ, अब इसमें आएगा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इनटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो इतना हम लिखेंगे, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होगा? हाँ, तो ये हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो जो इंटेंसिटी मिलेगी हमको वो होगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां पर होगी इंटेंसिटी? यहां I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कहां पर मिली हमको ये इंटेंसिटी? ये इंटेंसिटी हमको मिली है यहां पर I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं इस डायग्राम में। ट्रांसमिशन एक्सिस P1 P2, तो I0 अनपोलराइज्ड लाइट है, इंटेंसिटी P1 को क्रॉस करने के बाद I0/2 है, फिर P2 को क्रॉस करने के बाद I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और P3 को क्रॉस करने के बाद I0/2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी I0/2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक, तो काफी हद तक पोलराइजेशन की ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पर। तो ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, जरा इसका आंसर बता दो क्या होगा। A beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through a polaroid A and then through another polaroid B, which is oriented so that its principal plane makes an angle of 45 degree relative to that of A. The intensity of emergent light is, सारे स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेना चाहिए क्वेश्चन। I naught by 4. अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था ना, वही है ना आद्या, ये बिल्कुल ये पोलराइड ए है, Yes. दूसरा जो पोलराइड है वो है बी। यहां से लाइट आती है, उसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, इसको क्रॉस किया तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2। अब ए और बी की ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल गिवन है क्वेश्चन में 45 डिग्री, तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4। सो आंसर इज ए। क्लियर है सभी को? हियादी क्लियर है ये चीज? हाँ सर, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं था। अच्छा हुनैद क्लियर है ये चीज? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए अब आप लोग। इस पर आ जाओ जरा इसका आंसर निकालो। ऑनलाइन क्लास का एक फायदा ये लगता है मुझे, फटाफट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे ला सकता हूँ, इसमें क्वेश्चन डिक्टेट कराने का जो टाइम होता है ना, वो टाइम बच जाता है। सर क्रॉस पोलराइज का क्या मीनिंग है? हाँ वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, ये मैं तुमको बाद में बताता। क्रॉस्ड पोलराइड का मतलब है कि दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर है। क्रॉस्ड पोलराइड का मतलब है ट्रांसमिशन एक्सिस आर परपेंडिकुलर। आज कौन कौन कनेक्टेड है? आद्या है, आरुष, अंशिका, अनुष्का, दिव्यांश, गौरवी, हुनैद, कौशिकी, निष्ठा और वैभव और वानी। अरे ये निष्ठा वो है ना जो बीच बीच में से गायब हो जाती थी, क्यों निष्ठा? ए? ये समझ में आ रहा है तुमको पोलराइजेशन? ठीक है वानी, ये क्वेश्चन कैसे करोगी बताओ जरा। वानी नहीं नहीं, मुझे बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा, तुम बोलते जाओ कैसे क्या क्या करना चाहिए हमको। क्रॉस पोलराइड्स का मतलब क्या है बेटा, बताओ पहले तो। बल्कि जो ट्रांसमिशन एक्सिस है दोनों की वो 90 डिग्री है। हाँ, तो ए और बी दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें परपेंडिकुलर नहीं है। इसमें उन्होंने क्या पूछा है, व्हेन ए पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स। अच्छा एक काम करो, मैं अपना मेन चीज तो भूल गया। आरुष Yes, sir. क्वेश्चन समझाओ जरा, सोल्यूशन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है इसमें। सर इसमें अपने पास 3 पोलराइज शीट है, जिनमें से 2 क्रॉस पोलराइज है, मतलब दो की ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर है।
हाँ वेरी गुड। एक ए और बी कैसे है, ये परपेंडिकुलर है, एक इधर है तो दूसरा होगा ऐसा। बीच में हमारे पास एक और पोलराइज्ड शीट है जिसकी एक्सिस को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हमने सी मान लिया। तो मैक्सिमम आएगा इंटेंसिटी। हाँ वेरी गुड, समझ गए तुम। तो इसमें देखो तीन पोलराइड हैं। व्हेन ए पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स, तो ए और बी दो क्रॉस पोलराइड हैं, इन दोनों के बीच की ट्रांसमिशन एक्सिस का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ए और बी का। बीच में हमने सी और रख लिया। अब ए और सी के बीच में एंगल हम मान लेते हैं कितना है, थीटा है ए और सी के बीच में। तो ये ए और ये मान लेता हूं मैं सी, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी है मान लो आई नॉट। ये कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड। जब ये ए से बाहर निकलेगी तो कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी, आई नॉट बाई 2। जब ये सी से बाहर निकलेगी तो कितनी हो जाएगी, ए और सी के बीच में एंगल कितना एज्यूम किया है हमने, थीटा। तो सी से बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सी और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हमने किया, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो राइट साइड में रिजल्टेंट इंटेंसिटी टोटल आ गई आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब तुमको ये बताना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो उसको क्या करो, आई नॉट बाई लिख दो इसको, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये आई नॉट बाई 8। फिर हम लिख लेते हैं आई इक्वल टू आई नॉट बाई 8 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आ गया यहाँ। अब आई अगर मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1, यानी 2 थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। 45 डिग्री अगर एंगल हुआ तो इंटेंसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। वानी क्लियर, समझ में आ गया ये, हाँ फिर ठीक है। सभी को क्लियर ये हुनैद हो गया सॉल्व ये। इससे ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया ही इसलिए है कि तुम्हारा मैं एक ही दिन में ये वाला टॉपिक जेई मेंस का पूरा तैयार करा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां पर, यहां पर देखो तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहां पर 2 का स्क्वायर है ना, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है ऊपर नीचे। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो ये क्या है। हेलो, मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ जरा। तो पास एक्सिस ये ट्रांसमिशन एक्सिस। हाँ एक ही बात है, हाँ पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस एक ही बात है। तो 5/6 आ रहा है। पाई बाई 6 आंसर आ रहा है। आद्या का आंसर आया ये, नहीं सिर्फ याद ही। हे आदि, अच्छा हाँ कैलकुलेशन तो हे आदि भी बढ़िया करती थी। ठीक है, अभी और चेक करते हैं, बाकी लोग आंसर दें। आरुष तुम्हारा कितना आंसर आ रहा है, तो 5/6। पाई बाई 6। चलो 2 आंसर पाई बाई 6 आ गए। हुनैद, आद्या का भी, हुनैद तुम्हारा आंसर
और गौरवी, तुमने किया सॉल्व ये? वानी, सर कर दी। unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through a combination of three polarites such that pass axis of the last polarite is perpendicular to that of the pass axis of the first polarite. यानी पिछला क्वेश्चन था लगभग वैसा ही है। पिछला क्वेश्चन था कब का? 24 का था देखो, और ये जो क्वेश्चन है ये 23 में क्वेश्चन आया है। लगभग सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो पोलराइट तो इसमें कितने हैं? 3 है। एक ये वाला हमने मान लिया, एक ये है, एक ये है, P1, P2 और P3। अब यहां से जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी है 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मान लेते हैं ये I0 के बराबर है। पहले और आखिरी की जो ट्रांसमिशन एक्सिस या पास एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से जब पहले वाले से लाइट गई होगी 32 से, तो यहां कितनी बची होगी? 16, आधी हो जाती है। अब P1 और P2 के बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा है, तो यहां पर इंटेंसिटी जो बची होगी P2 से क्रॉस होने के बाद वो हो जाएगी 16 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब P3 से क्रॉस होगी तो ये हो जाएगी 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि P1 और P3 अगर परपेंडिकुलर है, P1 और P3 परपेंडिकुलर है, P1 P2 में एंगल थीटा है, तो P2 P3 में 90 माइनस थीटा होगा। तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 दिया हुआ है ना? तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है? इसको लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/16। अंडर रूट ले लो तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3/4। 2 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, तो साइन, हाँ सॉरी, ये रूट, इसका रूट करना मैं भूल गया, तो ये √3 हो जाएगा। तो √3/2 बचा, तो 2 थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज 30 डिग्री। चलो बढ़िया है, तुम में से काफी सारे लोगों ने कर लिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 23 का है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आता है? सर 6 है क्या आंसर? किसका आंसर आया ये? ये आदमी हयादी का आंसर आ रहा है 6, और आंसर आने दो, देखते हैं। सर 16। 16। 6 आ रहा है। आरुष तुमने क्या बताया? 16। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। सिक्स है ऑप्शन में। हुनैद,
हुनैद? सर 6R। अच्छा, आरुष तुमने सॉल्व कैसे किया मुझे बताओ जरा, स्टेप्स तुमने क्या क्या किया? आरुष? सर मैंने थोड़ा ये P1, फिर P2, फिर P3 डैश डैश हम मान लेते हैं Pn था, है ना? तो लाइट जो है इंटेंसिटी I की सबसे पहले आती है, P1 से क्रॉस होने के बाद कितनी हो जाएगी, या I नॉट लिख लेते हैं, तो ये I नॉट बाई 2 हो जाएगी। P2 को क्रॉस करने के बाद कितनी हुई? I not by 4. हाँ, I नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा I नॉट बाई 4। फिर इसने P3 को क्रॉस किया तो I नॉट बाई 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो फिर ये हो जाएगी I नॉट बाई 8। इस तरह से करते जाएंगे। फाइनल इंटेंसिटी कितनी आ रही है? जैसे I नॉट बाई 4 है तो तुम उसको क्या लिख सकते हो, I नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 2, ये है I नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 3। तो जब nth पोलराइड से पास होगी तो इंटेंसिटी बचेगी I नॉट अपॉन 2 टू दी पावर n, और ये किसके बराबर है, I नॉट बाई 64 के बराबर है। तो 2 टू दी पावर n अगर 64 है तो n कितना हुआ, 6, तो n इक्वल टू 6। आरुष हो गया सही? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6। सभी लोगों को आ गया समझ में क्या किया था इसमें? Yes, sir. ठीक, चलो आगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब इसमें एक छोटी सी और चीज है, और वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी सरफेस पर ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज्ड क्यों है? क्योंकि इसमें डायग्राम मुझे लगता है दिख रहा होगा साफ साफ। इसमें ना जो ऑसिलेशन बने हुए हैं या कंपोनेंट बने हुए ऐसे बने हुए हैं, बीच में डॉट है और एरो बना हुआ है। तो डॉट भी है बीच में और ये एरो भी बना हुआ है, यानी कि ये इंसिडेंट लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड है। कितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई? ये किसी एंगल थीटा पर मान लो इंसिडेंट हुई। यहां पर थी एयर, और फिर ये आती किस में, रिफ्रैक्ट होने के अंदर किस दूसरे मीडियम में, कौन से मीडियम में आ रही है ये आती है ग्लास में। तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि लाइट का जो कुछ पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट कैसा होता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। कुछ ग्लास में आ जाता है, कुछ एयर में वापस चला जाता है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो। अच्छा ठीक है। तो पोलराइज्ड बाय द रिफ्लेक्शन, ए रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्लास सरफेस। और जब ये रिफ्लेक्टेड पार्ट को जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, वो जो लाइट होती है वो कुछ पोलराइज्ड होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है। पार्शियली पोलराइज्ड होती है का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ कंपोनेंट तो ऐसे होते हैं, और कुछ कंपोनेंट होंगे ऐसे वाले, और कुछ होते हैं प्लेन की परपेंडिकुलर। तो उनका नंबर सेम नहीं होता है, यानी कि जितने कंपोनेंट ऐसे वाले थे और उतने ही ऐसे वाले कंपोनेंट नहीं थे, तो हम कहते हैं कि ये लाइट कैसी है, पार्शियली पोलराइज्ड है। कुछ कंपोनेंट्स इसके गायब हो गए, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है। The perpendicular components are perpendicular to the plane of incidence and thus also the page these components represents। एक काम करो, मैं ना थोड़ा सा तुमको मौका देता हूँ, टाइम देता हूँ, तुम इसको ना पढ़ लो थोड़ा सा, जो ऊपर वाली लिखा हुआ है जरा एक बार पढ़ो। और अपना सिस्टम इतना बढ़िया है कि तुमको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल सारा। पढ़ लिया? चलो, अगर नहीं समझ में आया है सभी को तो मैं अलग से डायग्राम बना के यहाँ समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि ये तो है बाउंड्री जो मैंने इधर बनाई हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट आई तो इसमें ये दोनों कंपोनेंट्स थे,
ये वाले भी थे, ये प्लेन के पैरेलल हैं, और डॉट भी था जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इंसिडेंट लाइट में जो लाइट है वो अनपोलराइज्ड है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स मैंने बना दिए, है ना। अब जब लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो गया। तो जब ऑब्जर्वेशन किए गए तो ये देखिए कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, उस रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो लाइट है उसके कंपोनेंट्स प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड में फर्क है। ठीक है, जैसे यहां लिखा है ना, द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑल्सो हैज बोथ कंपोनेंट्स बट विद अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। दिस मीन्स दैट रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। तो ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था थीटा बी, थीटा जिसको लिखा हुआ है वहां पर, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक पर्टिकुलर एंगल पर ले लें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एक पर्टिकुलर एंगल के बराबर हो, तो ये देखा गया कि रिफ्लेक्टेड लाइट फुली पोलराइज हो जाती है, यानी उसमें केवल एक ही कंपोनेंट रह जाता है जो कि डॉट है। ये मैंने डॉट बना दिया। इसमें से कौन सा वाला कंपोनेंट गायब हो गया है? जो प्लेन के पैरेलल था। लेकिन वो कंपोनेंट गया कहाँ? जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, इस रिफ्रैक्टेड लाइट में ये कंपोनेंट्स हैं दोनों। रिफ्रैक्टेड लाइट में दोनों कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें केवल एक ही कंपोनेंट रह गया। जब एक ही कंपोनेंट रह जाता है उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट फुली पोलराइज हो जाती है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ब्रूस्टर एंगल कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन था। अब तुम्हारे को स्कूल में भी ये डेफिनेशन आती है और कई बार जेईई मेन में भी आ जाता है कि ब्रूस्टर एंगल क्या होता है। तो ब्रूस्टर एंगल कौन सा एंगल है? ब्रूस्टर एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज हो जाती है या फुली पोलराइज हो जाती है। हुनैद, ये समझ में आ गया? हियादी, यस सर। इतना क्लियर है? यहां से जो लाइट आई वो कैसी थी? अनपोलराइज थी। एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर ये लाइट को इंसिडेंट कराया जाए तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये 100% पोलराइज हो जाती है। यानी कि इसमें से कौन से वाले कंपोनेंट गायब हो गए? इधर वाले, ऐसे वाले कंपोनेंट जो थे वो गायब हो गए। और कुछ लाइट क्या होती है? रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये हुआ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। आगे बढ़ते हैं अब इससे। अब आता है एक ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर नाम के जो साइंटिस्ट, अच्छा ब्रूस्टर एंगल अलग चीज है और ब्रूस्टर्स लॉ अलग चीज है। ब्रूस्टर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये देखा कि जब ब्रूस्टर एंगल पर रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज हो जाती है। लेकिन एक चीज उन्होंने और देखी कि जब भी 100% पोलराइजेशन होता है, तो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और ये रिफ्रैक्टेड रे ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। क्या है ब्रूस्टर्स लॉ? ये लिखा हुआ है, फॉर लाइट इंसिडेंट एट द ब्रूस्टर एंगल थीटा बी we find experimentally that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Reflected ray और refracted ray म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमने ब्रूस्टर्स लॉ में पढ़ा, तो इसको भी नोट कर लो जरा। For light incident at the Brewster angle theta b, we find experimentally that
द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये ब्रूस्टर्स लॉ कहलाता है। तो इसमें कौन कौन परपेंडिकुलर है? अभी ब्रूस्टर्स लॉ और पढ़ेंगे हम, अभी ये पूरी अभी खत्म नहीं हुआ, अब इसमें कुछ और चीज भी आएगी। तो ब्रूस्टर की जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है। हियादी ऐसा कब होता है, ये कब होते हैं परपेंडिकुलर? रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे हियादी, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर कब होंगे? हाँ, और ब्रूस्टर एंगल पे क्या हो जाता है? कौन सी लाइट? यस, वेरी गुड। तो रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से 100% पोलराइज हो गई, ये ब्रूस्टर एंगल है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। अब किससे पूछूं मैं? गौरवी से पूछता हूं। गौरवी, ये कौन सी वाली रे है? ये रे कौन सी है? और ये वाली? हाँ, तो ये एंगल बताओ कितना होगा? ये एंगल कितना होना चाहिए? ये थीटा भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? थीटा बी के ही बराबर होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। तो ये भी थीटा बी है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल कौन सा है? इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब ध्यान से देखना, यहां से लेके घूम के मैं यहां तक आऊंगा और सारे एंगल का सम लिखूंगा। तो मैंने लिखा थीटा बी। कौन सा वाला थीटा बी लिया है मैंने? ये वाला थीटा बी लिया, प्लस 90 डिग्री। गौरवी, समझ आ रहा है ये? थीटा बी प्लस 90 प्लस आर, तो ये इक्वल टू कितना होना चाहिए? निष्ठा कितना होना चाहिए? थीटा बी प्लस 90 प्लस आर। हाँ, ये 180 होना चाहिए। वेरी गुड। तो अगर ये 180 हो गया तो यहां से रिजल्ट आया थीटा बी प्लस आर इक्वल टू 180, या आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा बी। इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहां पर। हाँ, 1 मिनट उल्टा कर दिया मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हो, याद दिला दिया तूने, बढ़िया। 90, तो ये 90 माइनस थीटा बी हो गया। तो आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी आ गया। अब मान लो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में थी वो मीडियम है μ1, और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है वो है μ2। तो स्नेल्स लॉ अगर हम यहां पर लगाएंगे अगर, तो कौशिक की बताओ क्या लिखेंगे? स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम, रे ऑफ लाइट μ1 से μ2 में जा रही है। हाँ, μ1 साइन, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही लिखा, μ2 साइन आर लिखा हमने। अब इक्वेशन नंबर 1 से साइन आर की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा μ2 साइन 90 माइनस थीटा बी, इतना हो गया। तो μ1 साइन थीटा बी इक्वल टू कितना जाएगा? μ2 साइन 90 माइनस थीटा बी कितना हो गया? कॉस थीटा बी। तो साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी लिख देते हैं अब हम इसको आगे यहां पर, साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी इक्वल टू μ2 बाई μ1, और ये हो जाएगा टेन थीटा बी, टेन थीटा बी इक्वल टू μ2 बाई μ1, या थीटा बी इक्वल टू टेन इनवर्स μ2 बाई μ1। ये ब्रूस्टर्स लॉ कहलाता है। एक्चुअली ये डेरिवेशन करने जाता है कई बार स्कूल में।
तो पहले ये हमने क्या क्या किया इसको एक बार समझ लो, और अगर इसी में कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। थोड़ा टाइम लो और 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन देखो क्या क्या किया है। इसमें अगर कोई डाउट है तो फिर मुझसे पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आरुष, क्लियर सारी स्टेप्स? Yes, sir. अच्छा, किसी को और, हुनैद, हियादी, दिव्यांश, कोई डाउट किसी को इसमें? गौरवी, क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे अब, और मैं इसको ना थोड़ा मिटा रहा हूं यहां से। तो तुम्हें ब्रूस्टर्स लॉ याद रखना है, थीटा बी ब्रूस्टर्स एंगल इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू टू बाई म्यू वन। इसमें म्यू टू क्या होगा हियादी, म्यू टू क्या चीज है इसमें? थीटा आप हाँ वेरी गुड, समझ गई, इसको याद है वो वाला, जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट हुई है, यानी कि जिस मीडियम में रे गई है रिफ्रैक्ट होके, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, और इंसिडेंट रे जिसमें थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां से ये डेरिवेशन भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ रखा है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखो, इफ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, तो टेन थीटा बी कितना होगा? म्यू टू बाई म्यू वन होगा। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट म्यू टू से म्यू वन में जा रही हो, तो फिर टेन थीटा बी डैश यानी ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? म्यू वन बाई म्यू टू होगी, ये याद रखना ठीक से। अगर रे ऑफ लाइट म्यू वन से म्यू टू में जा रही है, तो टेन थीटा बी किसके बराबर है? म्यू टू बाई म्यू वन के, यानी कि ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? रिफ्रैक्टेड, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। इसी तरह से अगर इंसिडेंट रे म्यू टू में है और रिफ्रैक्टेड रे म्यू वन में है, तो फिर ब्रूस्टर एंगल कितना होगा? म्यू वन बाई म्यू टू, टेन थीटा बी डैश इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू होगा। ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 2 कौन सी इक्वेशन है? 2 है ये वाली। तो थीटा बी डैश और थीटा बी में क्या रिलेशन हो जाएगा? ये रिलेशन कैसे आया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा बी इंटू टेन थीटा बी डैश, टेन थीटा बी डैश इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, तो इक्वल टू 1 हो गया। तो टेन थीटा बी इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टेन थीटा बी डैश। तो टेन थीटा बी इक्वल टू कॉट थीटा बी डैश, और इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा बी डैश के बराबर। तो थीटा बी को लिखा जा सकता है 90 माइनस थीटा बी डैश के बराबर। तो ये हमने कौन से वाले ब्रूस्टर एंगल में रिलेशन निकाला है? अगर रे ऑफ लाइट म्यू वन से म्यू टू में आती है तो ब्रूस्टर एंगल थीटा बी है, और अगर म्यू टू से म्यू वन में जाती है तो थीटा बी डैश है। तो दोनों का रिलेशन ये होगा। ठीक है, इसको याद रखना, इसको भी नोट कर लो, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। हुनैद, क्लियर ये वाला पॉइंट? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। ये ब्रूस्टर लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये 23 का क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। कौन सा? डी, बी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अच्छा, तो ये किसका आंसर है? हियादी का?
या आद्या, अच्छा वहां से बी है आंसर। आरुष, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है भाई। चलो मैं सामने से जरा हट जाता हूँ। बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। तो बी है। आरुष यार तू बोल नहीं रहा है आज, क्या बात है। हेलो, समझ आने में। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन का। ये सब बी होगा। पक्का सभी का। हुनैद, आंसर बी। बी। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा बी। तो करेक्ट आंसर बी है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। चलो इसका कैलकुलेशन तो इसमें दिया हुआ है, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूं, तो लोगों को समझ में आ गया है ये। अब जरा ये कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट। नोट ये कहता है, इफ इंसिडेंट लाइट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड and has electric field component only in plane of paper, then at I equal to theta b, यानी कि ब्रूस्टर एंगल पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है, किसी को मतलब समझ में आया इसका। आद्या तुमको क्लिक किया, ये क्या मतलब है इसका। जैसे लाइट आ रही है यहां पर, और इसमें हमने देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें कौन सा वाला कंपोनेंट क्रॉस हो जाता है, पैरेलल वाला। तो अगर मान लो ये जो लाइट आ रही है ऑलरेडी ही इस तरह की है, इसमें डॉट वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो उससे क्या होगा, सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्टेड पार्ट में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड पार्ट में कौन सा कंपोनेंट होता था, डॉट वाला। ये डॉट वाले कंपोनेंट होते थे ना, ये जो जहां देख रहे हो। अब अगर जो लाइट इंसिडेंट हुई है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, और ये वो दूसरा वाला कंपोनेंट है ही नहीं, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। समझ गए हो ना भाई सभी ये बात। तो इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिलेगी हमको इस वाले केस में। ये डायग्राम बना के मैंने समझाया है इसमें। इफ आई इक्वल टू थीटा बी एंगल ऑफ, अच्छा ऐसा तब होगा जब लाइट कितने एंगल पर इंसिडेंट होती हो, ब्रूस्टर एंगल पर। अगर वो ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट नहीं है तब तो रिफ्लेक्टेड लाइट मिल सकती है, लेकिन ब्रूस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज हो जाती है, लेकिन ऑलरेडी ही पोलराइज लाइट आ रही है ब्रूस्टर एंगल पर, तो फिर रिफ्लेक्टेड पार्ट में कोई लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, इतना हो गया। आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का। इसको सॉल्व करो। हाँ तो इतना सिंपल सा ऑप्शन है ये, इसका डी आंसर करेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन में कोई लाइट नहीं होगी। ठीक है, चलो 22 तक पहुंच गए हम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये वाला 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ब्रूस्टर लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। When unpolarized light is incident at an angle of 60 degree on a transparent medium from air, the reflected ray is completely polarized. The angle of refraction in the medium is 30 डिग्री से A। हियादी बोल की आवाज थी ना ये। 30 डिग्री। अरे वाह, दोनों लड़कियां। अरे यार आरुष, तुम लोग लड़के लोग पीछे रह गए इन लोगों से आज। हुनैद, आंसर 30 डिग्री। अच्छा कैलकुलेशन किया है कि वैसे ही बोल दिया। नहीं, अच्छा तो कैसे किया है बताओ, तुम बोलते जाओ मैं लिखता जाऊंगा। तुमने डिवाइड करा तो 90 माइनस 4 थीटा दिया। आर इक्वल टू कितना आया था, 90 माइनस थीटा बी आया था। ठीक है, हाँ ठीक है। 60 डिग्री है थीटा भी, तो आर 30 डिग्री। 90 माइनस 60, तो ये कितना जाएगा 30। ठीक है,
या इसका एक और तरीका भी है सॉल्व करने का, थोड़ा बड़ा तरीका, वो ये है कि ब्रूस्टर्स लॉ ये था tan थीटा बी इक्वल टू म्यू के बराबर। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री है, तो मैंने लिखा tan 60 इक्वल टू म्यू। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3 के बराबर। फिर हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया यहाँ पर। तो लाइट एयर से आ रही है, तो 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू म्यू है √3 इंटू साइन आर। तो साइन 60 को लिखा हमने √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। √3 से √3 कैंसिल, तो साइन आर इक्वल टू 1/2, तो आर इक्वल टू 30 डिग्री। हालांकि ये लंबा तरीका है, जो पहले अगर तुम्हें वो याद है आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा बी, अगर वो याद है तो डायरेक्ट उसी से करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये 2024 जेईई मेन का क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा ना इसके पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूं, ठीक है? और मैं हो जाता हूं थोड़ा साइड में, जिससे कि तुमको ये पॉइंट्स दिखते रहें। क्रॉस पोलराइड मींस एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस इज 90 डिग्री, ठीक है? मैंने कहा था ना आद्या कि मैं तुम्हें ये पॉइंट बताता जब तुमने पूछा था, तो मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए हुए हैं। क्रॉस पोलराइड्स कहीं पर लिखा होगा, उसका मतलब है ट्रांसमिशन एक्सिस परपेंडिकुलर है। दूसरा पॉइंट, नेकेड ह्यूमन आई कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। हम विदाउट पोलराइजिंग शीट के या विदाउट पोलराइड हम नहीं पता कर सकते नेकेड आई से कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। ह्यूमन आई इज सेंसिटिव ओनली ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इट इज सेंसिटिव ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नॉट फॉर बी। The plane which contains vibration is called plane of vibration. Law of Malus, intensity of transmitted light is proportional to cos square theta. ये लाइट, सबसे पहले लाइट कौन सी थी, ये कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, इंटेंसिटी I0, फिर ये इधर आई तो इंटेंसिटी I0/2, और फिर यहां I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? इस तो याद हो गया होगा, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया इस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, Brewster's found that for every pair of media there is an angle of incidence for which reflected light gets completely polarized. This angle of incidence is called angle of polarization और Brewster's angle। दोनों टर्म यूज होती हैं, पोलराइजिंग एंगल भी होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी होता है, ब्रूस्टर्स एंगल भी कहते हैं इसको। When ray of light incident on a transparent medium at angle of polarization, reflected and refracted rays are mutually perpendicular। ये भी हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस मैं तुमको ये पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं। ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, tan IP इक्वल टू म्यू रिलेटिव। tan IP ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, जिसको हमने tan थीटा बी भी लिखा हुआ था पहले। ये म्यू रिलेटिव है, मतलब μ2/μ1। जिस मीडियम में रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में, जिसमें इंसिडेंट हुई है उसका डिनोमिनेटर में। तो ये मैंने तुमको एक तरह से इसकी समरी भी दे दी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको हर जगह नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √μr इंटू एप्सिलॉन आर, जिसमें म्यू आर है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये रिलेशन अच्छे से याद रखना सभी लोग, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। इवन इस पर क्वेश्चन तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होती है और हम वही पढ़ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर है उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसमें हियादी म्यू क्या चीज है, व्हाट इज म्यू, और म्यू आर क्या है? हाँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एक है रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
ए रे ऑफ लाइट traveling from medium 1 to medium 2 and its Brewster angle is theta. If ray of light travels from medium 2 to medium 1, its Brewster angle is 90 minus theta. ये भी मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है, ये बस हम रिवीजन कर रहे हैं इसका. चलो जरा अब आ जाओ 2023 के इस क्वेश्चन पर. सर आप एक बार वो पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए. ठीक है, अभी बताता हूँ. वो भी बताइए. अब ये क्वेश्चन है जरा हम ना जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जिस ठीक है 10 मिनट के अंदर हम क्लास वाइंड अप करेंगे. फटाफट सॉल्व करते चलो क्वेश्चन ये. सर ऑप्शन ए. ए ऑप्शन है और ये आद्या का आंसर हो गया. हियादी तुम्हारा आंसर. तो सी आ रहा है. कैलकुलेशन बताओ कैसे किया तुमने. कुल कितने पोलराइड हैं इसमें. 3. 3. ठीक है, तो ए बी और ये तो परपेंडिकुलर है और सी बीच में है. ठीक है, फिर इंटेंसिटी यहां से आई, वो कितनी है आई नॉट. ए से क्रॉस हुई तो आई नॉट बाई 2. फिर सी को क्रॉस किया तो कितना हुआ. आई नॉट बाय 4. कितना यहां पर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर. एंगल कितना है इनके बीच में 45. 40. तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 4. इसके बाद फिर हम बी से क्रॉस करेंगे. अब तो अब कितना हो जाएगा आई नॉट बाई 4 इंटू 45. तो कितना आएगा आई नॉट बाई 8. आद्या तुम्हारा कितना था. सर मैंने थर्ड वाले पोलराइजर से नहीं किया एंगल मुझे. अरे हम तो ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे वाले. ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर आया आई नॉट बाई 8 के बराबर. आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. जरा मैं साइड हो जाऊंगा अब. है ये भी 2023 का क्वेश्चन है. सर 24 आया. यस सर 24. 24. आरुष तुम्हारा आंसर बताओ. आरुष 8. 8. हुनैद कितना. 2 से 3 सकता हूँ. चलो बाकी लोग और सॉल्व करो तब तक. 24. 24. अब तो 3 लोगों का आंसर 24 आ गया है. तब तो हुनैद भी फिर 24 ही निकालेगा. क्यों हुनैद.
होना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जीरो होगा क्या? हम्म, जीरो होगा तो इसका आंसर कैसे किया बताओ बेटा? पहले मुझे ना सबसे पहले इंटेंसिटी कितनी थी? 256। तो P1 को क्रॉस करने के बाद इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 128 हाँ, तो P1 को क्रॉस किया तो हमने लिखा 256/2, तो ये 128 हो गया। अब P1 और P2 की एक्सिस के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री 60 degrees 60 डिग्री एंगल जो है, देखो P1, P2 एंड P3 आर प्लेस्ड, पास एक्सिस ऑफ P2 एंड P3 आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। P2 और P3 में एंगल कितना है? 60 है। P2 P3 में 60 डिग्री दिया हुआ है भाई। P1 P2 में कितना है? 30 degrees P1 P2 में 30 होगा ना, क्योंकि P1 और P3 परपेंडिकुलर है। हाँ सर। तो ये तो P1 से क्रॉस हुआ। अब जब P2 से क्रॉस होगा तो इंटेंसिटी होगी 120 इंटू कॉस स्क्वायर कितना? 30 डिग्री। तो 120 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा। अब जब P3 से क्रॉस होगा तो P2 और P3 में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो अब ये होगा 128 इंटू 3/4 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो 128 इंटू 3/4 और कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4, तो ये 24 ही आ रहा है। हाँ सर 8 आ रहा है सर, ये 8 आ रहा है। ये 8 आ रहा है। डाउट है क्या? सर, उसमें लिखा हुआ है पास एक्सिस ऑफ P2 and P3 are inclined at angle 60 and 90 with respect to axis of P1, तो P1 और P2 के बीच तो 60 डिग्री एंगल ही होगा। हाँ, अभी हम देखते हैं इसमें लैंग्वेज क्या किया है। अभी मैंने फाइनल आंसर बताया नहीं, अभी मैं बात करता हूं सभी लोगों से। आरुष, अब तुम बताओ तुमने कैसे किया? एंगल P1 और P2 के बीच में 60 ही लिया और P2 और P3 के बीच में 30 लिया, 24 ही आ रहा है। 3 identical polaroids P1, P2 and P3 are placed, अच्छा, pass axis of P2 and P3 are inclined at angle of 60 degree 90 degree with respect to axis of P1। अच्छा, तो ये P1 के साथ ही दिया हुआ है, तो हमने जो पहले किया था वो करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उनमें ऐसा दिया हुआ था, इसमें डायरेक्ट P1 के साथ ही है दोनों की एंगल, तो P1 के साथ 60 डिग्री लेके ही करना है। तो इंटेंसिटी P1 से क्रॉस किया तो हो गई 128 यानी आधी। P2 को क्रॉस किया तो 128 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और जब P3 को क्रॉस किया तो ये हो जाएगा 128 कॉस स्क्वायर 60 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, 30 था ना एंगल इसका P2 और P3 के बीच में। तो अब इसका कैलकुलेशन करने से कितना 24 आ रहा है। यस सर। तो इसका आंसर होगा 24। ये है इसका आंसर, 24 ही आएगा। तो चलो, 2 लोगों ने बड़ी जल्दी कर लिया था इसको सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको, ये थोड़ा देखने में अलग सा लग रहा है, इसको सॉल्व करो जरा। 2023 जेईई मेन का क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वो कॉन्सेप्ट लगेगा। म्यू इक्वल टू √ε/r म्यू आर। To satisfy the condition so that reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the angle of incidence should be, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या? ब्रूस्टर एंगल होगा, है ना। और डाइलेक्ट्रिक मीडिया के लिए म्यू परमिएबिलिटी कितनी दी है? म्यू आर इक्वल टू 1 दी हुई है।
तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। और ब्रूस्टर्स लॉ से 10 IP इक्वल टू म्यू रिलेटिव, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो जरा ये वाली जो स्टेप 10 IP इक्वल टू आंसर है तुम्हारा आद्या का 7। देखते हैं और किसी ने किया क्या नहीं। चलो यहां तक का तो मैंने तुमको हिंट दे दिया। अब ये तो 7 है। नेक्स्ट स्टेप ये थी 10 IP इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 6.8 अपॉन अंडर रूट 1 इंटू 2.8 और 10 IP कितना हो जाएगा, अंडर रूट 17/7 इसको सॉल्व करने के बाद। और इसको लिखा जा सकता है 10 IP इक्वल टू 1 प्लस 10/7 की पावर 1/2 और इसका आंसर आ जाएगा 7। वेरी गुड आद्या, वेल डन। आरुष बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आज की क्लास की मेहनत सफल हो गई। आज की मेहनत तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है बाकी से। हुनैद समझ में आया? ये देखो सोल्यूशन दिख रहा है क्वेश्चन का। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, So it's C option, 3I not by 4. 3I नॉट बाई 4। हाँ सर 3I नॉट बाय। यस, करेक्ट आंसर इज 3I नॉट बाई 4। वेरी गुड। तो इसका आंसर है सी। तो ये आप लोगों के पास PYQ होंगे, उनसे इनकी प्रैक्टिस करना। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, अदरवाइज हम क्वेश्चन कम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये 2021 का। आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पर। सब 30 डिग्री आ रहा है आंसर। ये किसका आंसर था, हयादी का? ठीक। आरुष, हुनैद, कौशिकी, तुमने नहीं बताया आंसर अभी। Yes sir, 30 degree आ रहा है। अच्छा, वानी तुम कर रही हो? हाँ सर। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है आज, वो है क्या कनेक्टेड, भव्या? सर वो बाहर गई है, एक्चुअली उसके रिलेटिव की शादी है तो इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ सर 30 डिग्री 30। तो चलो अब ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर 30 ही है। तो इसका आंसर 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन। ये सब सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है। आज मैं तुम्हारे काफी सारे PYQ करा दूंगा। मतलब पोलराइजेशन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए आज एक ही क्लास के बाद। सर 37.5 आ रहा है। 37.5। चलो और वेट कर लेते हैं जरा। दिव्यांश बेटा तुम नहीं कर रहे हो यार कैलकुलेशन? नहीं सर मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, So 37.5. 37.5। आरुष, ये तो 37.5। लेकिन आंसर इसका कुछ और है। कैसे सॉल्व किया? 12.5 है सर।
एक मिनट रुक जाओ जरा, पहले ना क्वेश्चन को समझते हैं और ये समझाने का काम करेगा कौन? आरुष। आरुष जरा क्वेश्चन समझाओ। आरुष समझाना क्वेश्चन। सर दो वो हैं पोलराइजर हाँ, और एक से निकलने के बाद 100 ल्यूमेन है। unpolarized light incident on a polarizer of a polarization experiment and the intensity of light beam emerging from analyzer। पहला वाला पोलराइजर होता है, दूसरा वाला एनालाइजर कहलाता है। तो यहां से आई इंटेंसिटी आई नॉट, P1 से पास होने के बाद हो गई होगी आई नॉट बाई 2, और P2 से पास होने के बाद इससे भी आई नॉट बाई 2 होगी। अगर दोनों की पास एक्सिस कैसी है? पैरेलल है, तो यहां से आई नॉट और ये आई नॉट बाई 2 और इधर भी आई नॉट बाई 2 होगी। अगर दोनों की एक्सिस कैसी है? ट्रांसमिशन एक्सिस पैरेलल है। अब उन्होंने क्या किया? जो एनालाइजर था उसको घुमा दिया। कितने डिग्री से घुमा दिया? 30 डिग्री से। एनालाइजर इज रोटेटेड अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस बाई 30 डिग्री। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मीनिंग समझाओ जरा आरुष। एनालाइजर इज रोटेटेड अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ऐसी ये ऐसे रखा होगा एनालाइजर, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, बाई 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे 30 डिग्री से घुमा दिया। तो दोनों की एक्सिस के बीच में एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री का। पहले जो इंटेंसिटी थी आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 कितना था? 100 था ना, तो आई नॉट कितना था? 200। हाँ सर। तो अब कितना हो जाएगा दूसरे वाले केस में? आई नॉट अगर 200 है तो यहां से 200 इंटेंसिटी की लाइट आई, यहां पर 200 बाई 2 यानी कि 100 रह जाएगा। अब यहां से जब लाइट बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगी 100 इंटू कॉस स्क्वायर। कितने डिग्री? 30 डिग्री। 30। तो 100 इंटू कॉस 30 कितना होता है? √3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 बाई 4 यानी 75। तो इसमें गलती कैसे हो गई यार? ये कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, ऐसे तो हमने बहुत कर लिए थे। तो इसका आंसर 70, तो ये आंसर है 75। इसके बाद ये 2020 का क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। अच्छा, मुझे लगता है ना अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना बंद करें क्या? मेरे पास तो देखो 2002 तक के रखे हैं क्वेश्चन, ये मैं ऐसे तुमसे करवाता जाऊंगा जब तक कि तुम ये सारे क्वेश्चन है देखो, ये है आखिरी 2004 तक के क्वेश्चन है सारे पीवा। ये लास्ट। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ना क्लास को हम जो है यहीं पर करते हैं। बाकी क्वेश्चन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस तुम भी करना। आज हालांकि हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो पोलराइजेशन जो है क्लियर हो गया दिमाग में, कैसे क्या करना है। यस सर। और ये जेई मेन का ही टॉपिक है बेसिकली। इसमें एडवांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर अभी तक नहीं आए हैं। एक्चुअली शायद एडवांस में ये इंक्लूडेड है भी कि नहीं, ये भी डाउटफुल है। ये पिछले कई सालों से तो नहीं था एडवांस में, अब लेकिन ये एडवांस में आएगा कि नहीं, अभी जब सिलेबस आ जाएगा जेई एडवांस का तब हम देखेंगे। लेकिन जेई मेंस में तो ये रहता है। और तुमको मैंने कम से कम आज कितने 15-20 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए होंगे जेई मेन के पीवाईक्यू, तो उससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि इसमें पोलराइजेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे 1-2 टॉपिक और हैं। एक और है डिफ्रैक्शन, वो भी जेई मेन का टॉपिक है, जेई एडवांस में नहीं है वो। उसके भी जेई मेन में एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा, तो किसी दिन हम क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन भी कर लेंगे। इसी तरह से एक और है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक, वो भी छोटा सा टॉपिक है, उसका भी क्वेश्चन जेई मेन में ही आता है, जेई एडवांस में वो है ही नहीं। तो ये वाले टॉपिक्स ना अच्छे से सॉल्व करना, जिससे कि जेई मेन में तुम लोग अच्छा स्कोर करो।
तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करें, और कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.